अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आदाब। आप देख रहे हैं जी मीडिया। मैं मोहम्मद रियाज। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, गुलबर्गा शहर के मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब मज़हर हुसैन साहब एडवोकेट, जो पेशे से एडवोकेट हैं मगर समाजी खिदमत के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेते हैं। तो आइए हम उनसे असम्बली इंतखाबात 2023 के ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें जानेंगे। जी मोहम्मद मज़हर हुसैन साहब एडवोकेट, आपका स्वागत है हमारे जी मीडिया चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल पे मुझे बुलाया गया। इलेक्शन के जी आपसे एक सवाल ये है कि मौजूदा हालात में मुसलमानों को इलेक्शन में क्या फ़ैसला लेना चाहिए? देखिए, गुलबर्गा की आवाम बहुत ही बाशऊर है और जब भी यहाँ पर फ़ैसला लिए हैं इंतखाबात में, पूरे इत्तेहाद के साथ फ़ैसला लिए हैं। और इस बार का जो इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है, 2023 का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल बहुत ही अहम है। पिछले इलेक्शन अलग था, इस बार का इलेक्शन अलग है। ऐसा कहा जा रहा है कि 1978 में भी ऐसे हालात पैदा हुए थे। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 100%। 1978 में भी इसी तरह के हालात थे। उस वक्त मोहम्मद अली साहब एक सीनियर कांग्रेस लीडर थे, यहाँ पर कई बार वो जीत कर आते थे। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए थे 78 से पहले। तो कांग्रेस का जो रोल होना चाहिए था वो रोल वो लोग नहीं निभाए, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम कांग्रेस से नाराज़ थी। और एक नौजवान उस वक्त का बाहर आया और उनके साथ में पूरे नौजवान एक तरफ थे और सीनियर लोग एक तरफ थे। एक लहर चली थी, आवाज़ उठी थी और एक बहुत बड़ा इनकलाब गुलबर्गा शहर में 1978 में आया था। पहली मर्तबा मरहूम कमरुल इस्लाम साहब यहाँ पर जीत कर आए। उसके बाद से लगातार वो हमेशा जीतते ही आए हैं और हमेशा गुलबर्गा की आवाम उनके हक़ में इत्तेहाद का मुजाहरा करती आई है। आज के हालात में क्या करेगी फैसला आवाम? आपसे कुछ उसी तरह से जिस तरह से 78 में हालात थे, आज भी जो है यहाँ पर आवाम नाराज़ है। आज भी गुलबर्गा की आवाम ये चाह रही है कि हमारे लिए एक नौजवान लीडर सामने आए, क्योंकि यहाँ पर एक लीडरशिप की कमी महसूस हो रही है हर जगह पर। एक वैक्यूम है, वो वैक्यूम को फिल करने के लिए तमाम मुख्तलिफ सेक्ट के लोग, मुख्तलिफ फील्ड के लोग, अलग अलग जमात के लोग एक फ़िक्र कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं कि अब हमको एक लीडर की ज़रूरत है। यहाँ पर लीडरशिप की इसलिए ज़रूरत है, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं और यहाँ की आवाम की कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। यहाँ पर डेवलपमेंट अभी बहुत सारा बाकी है और पिछले 5 साल में वो उसके ताल्लुक से ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो लोग बहुत सारे ऑलमोस्ट गुलबर्गा उनसे नाराज़ है। और इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले ये जो इलेक्शन था 2023 का इलेक्शन नोटिफाई होने से पहले, डिक्लेयर होने से पहले, कांग्रेस के ही बहुत सारे लोग मीटिंग अलग अलग जगह पर मीटिंग कर ये बताए कि जो मौजूदा एमएलए हैं वो जीत नहीं सकते, वो काम नहीं किए हैं। बहुत सारे काम थे लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा नज़रअंदाज किया गया है, हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उनके कांग्रेस के हाईकमांड को भी मुतालबा कई बार तबाह किया गया। यहाँ पर गुलबर्गा में कांग्रेस पार्टी की जानिब से ऑब्जर्वर भी आए थे, उनके सामने भी बात रखी कि इनको मोहतरमा को टिकट मत दीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे हालात हैं वो सामना नहीं कर सकते, वो हालात का सामना नहीं कर सकते, वो जो मसाइल है उसको हल करने की उनके पास कैपेसिटी नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थे, वजूहत थे। वो तमाम रीज़न और वजूहत जो है हाईकमांड के सामने, जो कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर थे उनके सामने रखें। गुलबर्गा शुमाल के हालात बड़े नाजुक हैं, मुस्लिम सीट बचाने की फ़िक्र की जा रही है। इन हालात में आप क्या मशवरा देंगे आवाम को? देखिए, सीट बचाने के हमेशा हर इलेक्शन जब भी आता है, ये पहली बार नहीं है, ये 2023 में ये बात नहीं हो रही है। जब भी इलेक्शन आता है सीट बचाने की बात करते हैं। हकीकत सीट बचाना चाहिए। 5 साल पहले भी सीट को बचाई गई थी लेकिन वो सीट इस्तेमाल में नहीं आई।
जब सीट बचाते हैं तो वो इस्तेमाल में आना चाहिए। सिर्फ मैं मुसलमानों की बात नहीं करूँगा, जब आप जीत कर आते हैं तो आप तमाम मज़हब के लोगों का ख्याल करना चाहिए था। आप जो है मुसलमानों को भी, हिंदू कम्युनिटी है, उनको भी आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले सके, आप उसमें नाकाम रहे। हिंदू को तो छोड़ो, मुसलमानों को भी आप कॉन्फिडेंस में नहीं रह सके, क्योंकि मुस्लिम सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं। तो ये तमाम जितने भी हमारे गुलबर्गा शहर में हैं, अलग मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन तमाम लोगों का काम अगर करते, उनका तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में अगर लेते, तो आज ये जो मामला है वो मामला नहीं होता। क्योंकि इस बार का इलेक्शन बहुत अलग इलेक्शन है। यहाँ पर तमाम लोग मुत्तहिद होना होगा, एक होना होगा, इत्तेहाद के साथ एक लीडरशिप को, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों को एक साथ लेकर जाने वाला, ना कि सिर्फ बेंगलुरु में बैठेंगे गुत्तेदारों को साथ में लेकर सिर्फ वही काम करेंगे तो कुछ नहीं हो सकेगा, नहीं होगा। यहाँ पर सबको, पूरे कम्युनिटी जितने भी हैं वो उनको भी उनके एरिया में भी काम करना है, ये एरिया में। और हम डिफ्रेंशिएट भी कर रहे हैं, हिंदू एरिया अलग हो रहा है, मुस्लिम एरिया अलग बोल करना। ये तमाम हमारे लोग हैं, गुलबर्गा के लोग हैं, गुलबर्गा के सिटीजन हैं, गुलबर्गा के वोटर हैं, तमाम को इक्वली देकर इक्वल काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं किए हैं, जिसकी वजह से हर कोई उनसे नाराज़ है। जिस तरीके से सेंट्रल मिनिस्टर्स जो है ना, जैसे कि अलन में हाल ही में यूपी के वज़ीर आला ने जिस तरीके से बयान दिया है कि हम भी जो है ना राम मंदिर की तरह अलन में भी जो है ना मंदिर तामीर करेंगे बोल के, इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मुसलमानों को अफेक्ट पड़ेगा इस पर? देखिए, बीजेपी हमेशा यही मंदिर, मस्जिद, दरगाह यही बात करती है। सेंट्रल में आपकी हुकूमत है, स्टेट में भी आपकी हुकूमत है, डबल इंजन की सरकार थी, और वो डेवलपमेंट की बजाय सिर्फ मंदिर मस्जिद का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लोगों के दिमागों में जहर डालने का काम करते हैं, इंतशार पैदा करते हैं। ये मंदिर मस्जिद हर जगह पर जहाँ पर दरगाह है वहाँ पर मंदिर है बोलकर, यही उनका काम है। यहाँ पर क्या है, इनका मकसद ये है कि पोलराइजेशन करना, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करना, वोट पोलराइज करके सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करने के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जबकि यहाँ का अलन का जो मामला है, अलन का मामले के अंदर वहाँ पर भी वही किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ सियासी मफाद के खातिर वहाँ के अलन की आवाम को परेशान किया जा रहा है। सिर्फ ये, आप ये भी मत समझिए कि वहाँ पर सिर्फ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी को भी परेशान किया जा रहा है। हर साल हर 4 दिन जाते हैं वहाँ पर, ऐसा दरगाह को इशू को लेते हैं, वहाँ पर कर्फ्यू डिक्लेयर किया जाता है, 144 किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, लोगों को पाबंदी में रहना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज वहाँ पर हो रहे हैं। तमाम लोग वहाँ पर अब मायूस हो चुके हैं। आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे। 10 साल पहले जो अलन बैकवर्ड था, आज भी बैकवर्ड है, वहाँ पर डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे। वही रोड है, वही रास्ते हैं, वही नाली है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। वहाँ पर अच्छा से पब्लिक गार्डन नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ से लोग गुलबर्गा आते हैं, वो नहीं करते। ये दरगाह और मंदिर की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, डेवलपमेंट की बात करना चाहिए। ये जितने भी लोग हैं बीजेपी के लोग, डेवलपमेंट की बात नहीं करते इलेक्शन के बाद, सिर्फ मंदिर मस्जिद, मुस्लिम हिंदू यही बात करते हैं। आवाम जानती है, समझ चुकी है, ये ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा। इस बार जो है वो उनके बहकावे में नहीं आएंगे, पोलराइज नहीं होंगे। हर जगह के पूरे कर्नाटक स्टेट में आवाम होशियार हो चुकी है, इनकी बातों को। एनआरसी लाने की बात कर रहे हैं, अगर इख्तियार में आते हैं तो एनआरसी लागू करेंगे बोल के बोल रहे हैं। तो वही बोल रहा हूँ ना, ये हमेशा जो भी आते हैं इस एनआरसी, CAA, हाँ, हिजाब का मामला, हलाल कट, छटका कट, अज़ां का मामला, ये क्या है? ये किसके रिलेटेड है? एक कम्युनिटी को टारगेट, एक कम्युनिटी को टारगेट करना। आप उसकी बजाय आपके तकरीरों में गुलबर्गा के अंदर एक IT हब बनाऊंगा, गुलबर्गा में इंडस्ट्री लाऊंगा, गुलबर्गा में बहुत सारे कंपनीज को लाऊंगा, ऐसे बातें होना चाहिए। गुलबर्गा का नौजवान ग्रेजुएट हो रहा है, बेरोजगार हो रहा है, उसको नौकरियां नहीं मिल रही, गुलबर्गा छोड़ के दूसरे शहरों को जाता है, यानी तो बाहर जाता है, फॉरेन कंट्रीज़ को जाता है अपने लाइवलीहुड के लिए। उनके बेरोज़गार के ताल्लुक से आप कभी बात नहीं करते। आप उनके तकरीरों में देखिए, कभी भी बेरोज़गारी की उनकी मुँह से बात आती है, महंगाई बहुत है, महंगाई की बात नहीं करते। लेकिन ये CAA की बात करेंगे। रही बात CAA, सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी ज़ेर गौर है,
अब फैसला जब तक आएगा वो लोग कुछ नहीं करेंगे। जब भी अगर CAA NRC फिर लाने की अगर वो बात करेंगे तो हम लोग भी खामोश नहीं बैठेंगे, उसके ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चलाएंगे। वो दिल्ली के इलेक्शन के वक्त भी इसी तरह से बयान देते थे। दिल्ली के इलेक्शन आपका रिजल्ट देख चुके हैं, वो हमेशा वही बात नहीं चलते हैं। उस वक्त बताए थे जब शाहीन बाग में हमारे माँ और बहनें वहाँ पर बैठ कर एहतजाज कर रहे थे तो अमित शाह ये कहा था कि वहाँ के दिल्ली के वोटर्स को वोट के ज़रिए से ऐसा झटका दो कि शाहीन बाग को करंट लग जाए। लेकिन वहाँ की दिल्ली की आवाम ने ऐसा झटका दिया, वो अमित शाह जो है शॉर्ट सर्किट हो गया। तो आवाम ये नहीं देखना चाहती है। आवाम ये चाहती है कि हमारे अच्छे काम हो, डेवलप हो। या क्या हो रहा है, गरीब का बच्चा गरीब हो रहा है, अमीर का बच्चा अमीर होता जा रहा है। ये कोई नहीं चाहता है कि ऑटो चलाने वाले का बेटा ऑटो चलाए, होटल में काम करने वाले का बेटा होटल में काम करे, लेबर काम करने वाले का बेटा लेबर का काम करे, गैरेज में मैकेनिक जो है उसका बेटा मैकेनिक बने। सब यही चाहते हैं कि IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बनना हर माँ बाप चाहते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, स्कॉलरशिप बंद की जा रही है, बच्चों को मदद नहीं दी जा रही है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हाईटेक स्मार्ट क्लासेस के साथ एक गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर पूरे गुलबर्गा में कहीं पर भी नहीं है। होना चाहिए ना, तो क्यों नहीं करते? ये कीजिए, ये काम की बातें कीजिए। ये सब हिंदू मुस्लिम NRC CAA हिजाब हलाल कट झटका कट अज़ां का मामला है, ये क्या कर रहे हैं? सब इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। आपकी जो रगों में खून बहता है वही लाल खून है, आपका खून पीला नहीं, हमारा खून काला नहीं, दोनों का खून लाल, हम सब एक ही हैं। लेकिन बांट रहे क्यों हैं? इंसानियत का काम कीजिए। आप किसी का अगर परेशानी हो रही है तो उनकी परेशानियों में आप उनके साथ में जाइए। क्यों हिंदू मुस्लिम में आपस में हम भाइयों में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? मिलकर रहना है। तो वही तो है हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ हिंदू नहीं, वी द पीपल ऑफ मुस्लिम, वी द पीपल ऑफ क्रिश्चियन नहीं है, वी द पीपल ऑफ इंडिया बोले तो हम तमाम लोग एक हैं। तो बांध कर रखता है संविधान, हमको बांध कर रखता है। और हमारा यूनियन का होम मिनिस्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेता है और कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन हासिल करता है और वो ऐसे अगर बयान करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की दस्तूर हिंद की तौहीन है। एक सवाल जी, ये कांग्रेस और JDS दोनों पार्टी फिरका परस्त पार्टी को इख्तियार में आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह बेहतर नहीं होता कि इलेक्शन से पहले ही दोनों पार्टियां एक दूसरे से अलायंस होकर इलेक्शन लड़ते तो शायद सेकुलर वोट बट नहीं सकते? देखिए, JDS और कांग्रेस का जो अलायंस था उसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा 2019 में जब MP इलेक्शन था। 2019 में MP इलेक्शन दोनों प्री पोल अलायंस था दोनों का, लेकिन वो जिस अंदाज से इलेक्शन होना चाहिए था वो इलेक्शन नहीं हुआ, रिजल्ट अलग आए, तो वो कामयाब नहीं रहा है अलायंस। तो प्री पोल अलायंस जब भी पहली मरतबा 2019 में ही हुआ था। यहाँ कर्नाटक में अलायंस होने के चांसेस ज़्यादा बहुत ही कम रहते हैं। पोस्ट पोल अलायंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर मेजॉरिटी अगर नहीं आ रही है तो BJP को दूर रखने के लिए हो सकता है दोनों पार्टी अलायंस भी हो सकते हैं। अगर मेजॉरिटी अगर आ रही है तो जनता दल हुकूमत बनाएंगे, अगर मेजॉरिटी आ रही है कांग्रेस हुकूमत बनाएंगी, लेकिन वो बात रिजल्ट की बात ही होगी। लेकिन यहाँ पर हमेशा एक एक्सपीरियंस कर्नाटक स्टेट असेंबली का रहा है कि हमेशा पोस्ट पोल अलायंस हुआ है, प्री पोल अलायंस में कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि 2019 में वो BJP जीत कर आई थी कुछ बुरा एक्सपीरियंस की वजह से। जिस तरीके से ये लोग ED की जो है ना धमकी देके जो MLAs को ख़रीदते हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिल सके तो अलायंस होके बनाना है तो JDS पार्टी किससे अलायंस करेगी? अगर BJP अगर ये ब्लैक में ED की धमकी देकर अगर ये MLAs खरीदती है तो आप BJP को सपोर्ट करेगी JDS? आप एक JDS के कारकुन होने के इससे जो है ना आप बताइए कि क्या JDS जो है ना BJP को सपोर्ट करेगी? देखिए, सबसे ज़्यादा BJP के ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठा रही है तो वो जनता दल सेकुलर है। सबसे ज़्यादा लड़ाई अगर BJP के साथ अगर कर रहा है तो वो कुमार स्वामी कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हर सवालात के जवाब जो है सबसे ज़्यादा CM इब्राहिम साहब वहाँ पर दे रहे हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस की बात करूँगा। अब कांग्रेस में तकरीबन जितने भी लीडर्स हैं
वो बीजेपी से माइग्रेट होकर आए हैं, बीजेपी से शिफ्ट होकर आए हैं। आरएसएस के आज भी एक एमएलए, एक सीनियर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि मैं आरएसएस, कांग्रेस में आने के बावजूद भी आरएसएस की आइडियोलॉजी को मैं नहीं भूल सकता। कांग्रेस की आरएसएस की आइडियोलॉजी मेरे नस नस में है, मैं कांग्रेस में रहने के बाद भी। ऐसे 70% कांग्रेस के अंदर आरएसएस की आइडियोलॉजी रखते हैं जी। हमको और तुमको वो समझ में नहीं आते, हम बेवकूफ़ बनते हैं, हमेशा इनके झांसे में आते हैं। तो ज़्यादातर वहाँ पर कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। रही बात यहाँ पर जनता दल का जो मामला है, जनता दल वोकलिगा कम्युनिटी है जो जेडीएस को छोड़कर वो कभी नहीं जाते हैं, तो वो हमेशा इंटैक्ट रहते हैं पार्टी के साथ। उनका एक अलग ये स्टैंड रहता है वो जनता दल सेकुलर का। और यहाँ पर हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर जी जो भी होंगे वो डिसाइड होगा, जब भी होगा बीजेपी को दूर रखने के लिए फैसला लेंगे, क्योंकि हमारे जनता दल सेकुलर के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं जी वो सीएम इब्राहिम साहब हैं। अब सीएम इब्राहिम जनता दल ही है, एक वाहिद पार्टी है जो मुस्लिम को एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट बना सकती है। दूसरी बार शायद सीएम इब्राहिम साहब जो है जनता दल के स्टेट प्रेसिडेंट बने हैं, और एक बार मेराजुद्दीन पटेल साहब भी इस पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आप तारीख निकाल कर देखिए, कांग्रेस की पार्टी में कितने बार कितने मुस्लिम कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट थे, कितने मुस्लिम इस स्टेट के होम मिनिस्टर थे। तो यहाँ पर रोशन बेग जब उस वक्त जनता दल में थे, वो कर्नाटका स्टेट के होम मिनिस्टर, पहले होम मिनिस्टर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। हमको सिर्फ यही डराना, यही आप जो बताए आगे ऐसा होगा, ईडी आ जाएगी, वो एमएलए शिफ्ट हो जाएंगे, जनता दल वाले बीजेपी से अलायंस करेंगे, वहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं जी। ये सब हम यही बातें कर करके पूरा माहौल ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पर हमको ये नहीं सोचना है कि आगे जाकर क्या होगा, हमको ये सोचना है कि जो आरएसएस की आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों को पहले उनको हराना है जी। वही लोग जा सकते हैं बीजेपी के साथ। अब यहाँ पर महाराष्ट्र का एग्जांपल लीजिए, महाराष्ट्र में क्या है वो अघाड़ी, महाअघाड़ी कुछ ऐसा कुछ अलायंस बनाए थे वो लोग, किसके किसके साथ बनाए, कौन सी पार्टी है उसके अंदर? बीजेपी है। नहीं, महाअघाड़ी, ये बीजेपी आने से पहले कांग्रेस, एनसीपी और कौन सी पार्टी थी वो? शिवसेना। शिवसेना कौन सी पार्टी है? आरएसएस। शिवसेना बीजेपी से ज्यादा बीजेपी से ज्यादा जहर रखने वाली मुसलमानों के खिलाफ उनका जो मूवमेंट ही शुरू हुआ मुसलमानों के खिलाफ, हर जब भी इंसिडेंट हुए इस मुल्क में, सबसे ज्यादा दंगे करने वाले शिवसैनिक जी। और ये कांग्रेस जो है महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के साथ अलायंस करते हैं, और यहाँ करे तो बीजेपी आ जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिवसैनिक ज़्यादा बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक है, हिंदुत्व की बात सबसे ज़्यादा वो लोग करते हैं। तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बीजेपी जितना, अगर 10 बार हिंदू राष्ट्र की अगर बात करते हैं तो शिवसैनिक वाले 1000 बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन? सिर्फ आज लगता है मुझे शपथ लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रह गया है। तो हमको समझना चाहिए, कोई पार्टी किसी की भी नहीं होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हम जो सोच है, हम जो फैसला लेने वाले हैं वो बहुत सोच समझ कर फैसला लेना होगा। हम सिर्फ हमेशा मजबूरी में हम ये करे हैं, वोट डाले हैं। जहाँ पर भी, मैं सिर्फ गुलबर्गा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे 224 कर्नाटका में हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ मजबूरी से वोट डाल रही है। हम मजबूरी से क्यों डाल रहे हैं? क्यों हमारा एक स्टेट में एक मजबूत लीडर क्यों नहीं है असेंबली में ठहर कर बात करने के लिए? क्यों नेशनल लेवल पे
ये जो नेशनल पार्टीज हैं उसके अंदर एक मुस्लिम कम्युनिटी से क्यों रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रांग लीडर क्यों नहीं है जो हमारी बात कर सके? वोट लेंगे, बराबर वोट लेंगे, मुसलमानों के वोट लेंगे, लेकिन जब जब भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होती है ये लोग खामोश होते हैं। इसलिए खामोश होते हैं, अगर मुसलमानों के हक में अगर बोलेंगे तो कहीं हिंदू वोट कट ना जाए। तो ये अगर अप्रेशन अगर रहता है तो फिर आप जो है यहाँ पर वोट मांगने भी नहीं आना। सिर्फ हम वोट डालने के लिए नहीं है, पोलिंग स्टेशन में धूप में हम खड़े रहकर लाइन लगाते हैं, वहाँ पर जाकर हम वोट डालते हैं। आप जीत कर आते हैं, जीत कर जाने के बाद अब हमको अगर नज़रअंदाज अगर करते हैं और फिर बाद में हमको डराते हैं कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी। क्या बीजेपी का डर लगा रहे हैं? ये हम लोग फिरौन से डरने वाली कौम नहीं है, हम उनसे नहीं डरे। ये मामूली ये बीजेपी बीजेपी क्या लगा है बीजेपी। ऐसे हर इलेक्शन में यही बात आती है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कैंपेन करना, गलत गलत रूमर्स फैलाना, लोगों के दिमागों में एक कन्फ्यूजन क्रिएट करना, जहाँ पर सब लोग एक हो रहे हैं। उस वक्त ऐसे ऐसे अगर बात करते हैं तो ये गुनहगार हैं, वो लोग गुनहगार हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो सिर्फ हमको 5 साल के बारे में नहीं सोचना है, हमको प्लानिंग होनी चाहिए। हमारे पास प्लानिंग नहीं है, हम जज्बाती हैं बहुत, हम जज्बात में आ जाते हैं। एक दिमाग में एक चीज़ अगर बैठा लेते हैं तो एक ही चीज़ दिमाग में रखते हैं। हमारे लोगों में वो घोड़े के सामने रहता है ना, ऐसा घोड़ा रहता ऐसा, और लगाम और किसी के और के हाथ में रहता है, और सिर्फ हम सामने देख रहे हैं और लगाम उन ऐसा अगर जाओ बोलो तो हम ऐसा जा रहे हैं, इधर जाओ तो इधर जा रहे हैं। तो हमको ये निकालना होगा, ये लगाम निकाल के फेंकना होगा। हमको पूरी चारों तरफ आपको सच्चाई नजर आएगी और आप किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। आप आज़ाद रहना चाहिए, आप खुद से फैसला लेना चाहिए, ये सही है या गलत है। आप सही को चुनेंगे या गलत को चुनेंगे, यकीनन सही को चुनेंगे, गलत तो कोई भी नहीं चुनेगा। तो जब आप दो चीज़ें आपके सामने हैं, सही और गलत आप लोगों के सामने हैं, आपको देखना होगा। अगर सही को अगर नहीं चुन रहे तो आप गलत हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। हाँ, जो भी आगे होने वाले इंसिडेंट उसकी जिम्मेदारी आपको भी आएगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2024 के बाद मुसलमानों से जो है ना वोट का हक छीन लिया जाएगा, सिर्फ ये आम नागरिक बन के रहेंगे बोल के, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्या ये कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है? देखो, बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे जी। जब तक इस मुल्क में बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, दस्तूर हिंद है, ऐसे कितने भी घटिया लीडर घटिया अगर बात करते हैं तो सिर्फ घटिया ही बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब तक संविधान है, ये आप जो बोल रहे हैं वो हो नहीं सकता। संविधान के अंदर इतनी पाबंदियां हैं, आप जो बोल रहे हैं ना वो ऐसा होगा वैसा होगा, वो कुछ नहीं होगा। हमको 4% रिजर्वेशन निकाल दिया गया है मुसलमानों के, उसी तरह से जो है ना वोट का हक भी छीन लिया जाएगा। वोट का हक छीन ही नहीं सकता। जी। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर को दी गई। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो बनाने से पहले वोट पूरे को वोट का पावर राइट नहीं था। जो महदूद लोग हैं उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया था, वही लोग डाल सकते थे वोट। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सेक्शन आर्टिकल 3 से वो फर्स्ट सिटीजन डिक्लेयर किए, सिटीजन, उसके बाद राइट टू वोट है। जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है उसको तरमीम नहीं कर सकते जी। कोई भी तरमीम नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट है हमारा। जो भी बेसिक स्ट्रक्चर को उसको अमेंड नहीं कर सकते आप, वो उसको निकाल नहीं सकते, उसको तरमीम कर सकते हैं जी। सिर्फ तरमीम थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको निकाल नहीं सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाबा साहब ने ऐसा लॉक डाल दिया है, वो चाबी उठा के फेंक दिया, वो चाबी किसी को मिलने वाली नहीं है जी। बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। दूसरा सवाल आपका क्या था कि 4% रिजर्वेशन, 4% रिजर्वेशन का जो मामला था वो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया जी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को लथाड़ा है। ये 4% को जो आप निकाले हैं इलेक्शन के करीब, इतनी गड़बड़ी क्या थी जी। ऐसे बहुत सारे सवालात सुप्रीम कोर्ट ने उठाए। उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट के जानिब से जो वकील रिप्रेजेंट कर रहे थे जवाब नहीं दे सके।
वो जो 4% रिजर्वेशन दिया गया था 94 में 95 में, देवेगौड़ा साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, वो मुख्तलिफ कमीशन के रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के बुनियाद पर 4% रिजर्वेशन दिया गया। अब जो यहाँ पर जो निकाला गया 4%, वहाँ पर कोई किसी का भी रिकमेंडेशन, फाइनल रिपोर्ट जो कमीशन की फाइनल रिपोर्ट आती है, वो फाइनल रिपोर्ट को लिए बगैर प्रॉपर ये जो करना चाहिए, उसकी तहकीक करना चाहिए, उसको करे बगैर वो लोग सिर्फ इलेक्शन के करीब 4% को कैंसिल किए हैं, निकाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया है, फर्दर हियरिंग तक स्टे है, और मुझे यकीन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो नागरत्ना और जस्टिस जोसेफ वहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। मैं वो पूरे आर्गूमेंट को मैं देख रहा था, जज के कमेंट्स को भी देख रहा था, बहुत सारे सवालात सामने दोनों जजों ने लाए हैं। यहाँ पर जो है 4% कैंसिल नहीं होगा यहाँ, और नेक्स्ट वो उनकी हुकूमत भी आने वाली नहीं है। दुआ कीजिए ये फ़िरका परस्त ताकतें शिकस्त खाएं, एक अच्छी हुकूमत यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर सब लोग, हम तमाम लोग मिलकर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे।